प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं शंभू सिंह रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम हिंदी सामान्य के अंतर्गत हिमालय और हम पाठ पढ़ेंगे। यह पाठ एक कविता है। यह कविता गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित है। इस कविता में भारत के उत्तर दिशा में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उस पर्वत श्रृंखला का भारत से संबंध स्थापित किया गया है। तो आइए इस कविता में कवि के विचार जानें। इसके पहले हम कवि का थोड़ा सा परिचय जानते हैं। कवि गोपाल सिंह नेपाली, इनका जन्म सन 1902 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1963 ईस्वी में हुई। रचनाएं उमंग इनकी पहली काव्य कृति है, माने सबसे पहले इन्होंने उमंग की रचना की। निश्चित ही उल्लास भरी कविताएं इस काव्य संग्रह में थीं। उमंग के अतिरिक्त इन्होंने पंछी, रागनी, टुकड़ी, विद्रोही और नीलिमा इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी कविता में राष्ट्रीय चेतना एवं संस्कृति के गौरव के भाव सन्निहित हैं। जैसा कि कविता में आपको बार बार बताया जा रहा है, सबसे पहले व्याख्या करते समय संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, इन बिंदुओं में व्याख्या को समेटना होता है। संदर्भ, इसमें पाठ का नाम, कवि का नाम। पाठ का नाम है हिमालय और हम, कवि का नाम है गोपाल सिंह नेपाली, ये संदर्भ हुआ। प्रसंग, इस कविता में हिमालय से भारत की तुलना करते हुए हिमालय की विशेषताएं बताते हुए साथ साथ भारतीयों की विशेषताएं भी इसमें बताई गई हैं। भारतीयों के गौरवगान किया गया है। भारत माता का गौरवगान इस कविता में मिलेगा। व्याख्या, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, इतनी ऊंची इसकी चोटी की शक्ल धरती का ताज यही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। अंबर में सिर पाताल चरण मन इसका गंगा का बचपन, तन वरण वरण मुख निरावरण, इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। गिरिराज शब्द का अर्थ है, गिरि माने होता है पर्वत, राज माने होता है राजा, पर्वतों का राजा माने हिमालय को पर्वत राज कहा जाता है। दुनिया में जितने भी पर्वत हैं, उन सब पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय को माना जाता है, इसलिए इसको पर्वतों का राजा कहा जाता है। गिरिराज हिमालय, जो पर्वतों का राजा है हिमालय पर्वत, उसका भारत का कुछ ऐसा ही नाता, उससे और भारत का कुछ इस तरह का संबंध है। नाता माने संबंध, ऐसा नाता है भारत का। इतनी ऊंची इसकी चोटी कि सकल धरती का ताज यही। इसकी चोटी इतनी ऊंची है, माने सबसे ऊंची है, कि सकल धरती का ताज यही, सारी पृथ्वी का यह ताज है। ताज माने मुकुट। मुकुट निश्चित है शरीर में सबसे ऊपर होता है, सिर के ऊपर भी लगाया जाता है।
सिर पर लगाते हैं, सिर से भी ऊंचा हो जाता है मुकुट। इस तरह से धरती का यह ताज है, माने धरती का मुकुट है। कौन? हिमालय, माने सबसे ऊंचा है। ये पर्वतों का राजा है, इसकी चोटी सबसे ऊंची है, इस कारण से इसको पृथ्वी का ताज कहते हैं, पृथ्वी का मुकुट कहते हैं। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वतराज ही। इस पृथ्वी पर अनेक पर्वत हैं, अनेक पहाड़ हैं। इन पर्वतों पहाड़ों से पृथ्वी भरी पड़ी हुई है। ये धरा माने पृथ्वी भरी पड़ी हुई है। भूमि पर पर्वत कई हैं, अनेक पहाड़ हैं, लेकिन पर्वतराज यही है। उन सब पहाड़ तो अनेक हैं, अमेरिका में भी पर्वत हैं, एंडीज पर्वत है, लेकिन भारत में जो पर्वत है हिमालय, ये पर्वतराज कहलाता है। इसे पर्वतों का राजा कहते हैं। क्यों? अंबर में सिर, पाताल चरण। इसकी ऊंचाई इतनी कि अंबर यानी आकाश में मानो इसका सिर है, माने इसकी चोटी इतनी ऊंची है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान को छू रहा है। तो कवि ने यहाँ कह दिया अंबर में सिर, पाताल चरण। और इसके चरण कहाँ हैं, पैर कहाँ हैं? पाताल मतलब बहुत नीचे खाइयाँ हैं, उन खाइयों तक। तो खाई में नीचे माने पाताल तक, माने बहुत नीचे तक इसके तल है, माने चरण है। मन इसका गंगा का बचपन। इसका मन कैसा है? गंगा। गंगा कैसी है? एक तो निर्मल है, दूसरी पवित्र है, तीसरी बहुत वेग वाली है, चंचल है। जब पर्वतों से पानी गंगा का बहता है अत्यंत तीव्र गति से, अत्यंत वेगवती नदी है गंगा, तो उसकी तुलना कवि ने बचपन से कर दी। बचपन में बच्चे अत्यंत भोले, पवित्र, चंचल और पवित्र। तो जैसा गंगा पवित्र होती है, नटखट होती है, चंचल होती है, ऐसे बच्चे जैसे होते हैं, ऐसे हिमालय का मन कह दिया। हिमालय के मन की तुलना किससे कह दी? गंगा से। गंगा से क्यों? कि गंगा पवित्र है, चुलबुली है, माने बहुत तेज से बहती है, नटखट है, निर्मल जल है, स्वच्छ होता है। इस तरह से बचपन में भी निर्मलता होती है, कोई कपट छल इत्यादि दुर्भाव नहीं होते, निश्चलता होती है, चंचलता होती है। तो इसकी तुलना कवि ने गंगा से कर दी। तो इसकी जो गंगा प्रवाहित होती है, हिमालय से निकलती है, वो माने उसका मन है, मन प्रवाहित हो रहा है। तन वरण वरण, इसका शरीर कैसा है? वरण वरण। वरण वरण मतलब रंग बिरंगा। रंग बिरंगा कैसे? कभी आसमान में आते हैं घुमड़ाते बादल, इसके समीप आ जाते हैं काले काले बादल, इस पर छाया हुआ रहता है, हमेशा आच्छादित रहता है बर्फ, श्वेत, तो श्वेत बर्फ से आच्छादित। फिर बीच बीच में कहीं हरियाली, तो रंग बिरंगा, सफ़ेद, हरा, नीलिमा युक्त, कालिमा युक्त, काले बादल पास में आते हैं। तो इस तरह से इसका वर्ण वर्ण रंग बिरंगे शरीर। मुख निरावरण, और मुख कैसा है? बिल्कुल निरावरण। तो मुख की तुलना भी एकदम श्वेत जैसी, ऐसा मुख इसका कर दिया। इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। इसकी जो छत्र छाया में, माने इसके पास में आसपास जो देश हैं या इसके छत्र छाया में जो देश हैं, उन देश में जो निवासी हैं वह मस्तक नहीं झुकाता है, वो अपना सिर नहीं झुकाता, मतलब स्वाभिमान वाले रहते हैं। सिर ऊंचा है, ऊंचा ही रहता है, माने गर्व से रहते हैं, स्वाभिमान नहीं झुकता, उनका स्वाभिमान नहीं टूटता, गर्वोन्मुक्ति होती है, गर्व से उनका सिर ऊंचा रहता है। तो इसके छत्र छाया में जो लोग रहते हैं, माने इस देश के छत्र छाया में, माने भारतीय, तो भारतीय कैसे होते हैं? स्वाभिमानी होते हैं। इन स्वाभिमान को कवि ने इस तरह से उपमा दी है। यहाँ मानवीकरण किया गया है हिमालय और उससे निकलने वाली नदी का, गंगा का, और उनसे तुलना की गई है कि किस तरह से गंगा जैसे पवित्र यहाँ के भारतवासी हैं,
किस तरह से वो स्वाभिमानी हैं, वो किसी के आगे सिर नहीं झुकाते। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। पर्वत राज हिमालय का भारत से कुछ इसी प्रकार का संबंध है कि यहाँ के लोग विभिन्न वेशभूषा वाले हैं, संस्कृति में विभिन्न प्रकार के विविधताएं हैं। यहाँ के लोग पवित्र प्रेम, निश्चल प्रेम करने वाले होते हैं, प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले होते हैं और स्वाभिमानी होते हैं, किसी के आगे झुकते नहीं हैं। ये विशेषताएं कवि ने ये कहा। और जिस तरह से ये दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत है, इस तरह से भारतीयों का भी मान सम्मान सर्वोच्च है। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसा प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। अरुणोदय की पहली लाली, अरुणोदय माने सूर्योदय। जब सूर्य उदय होता है तो उसकी लालिमा सबसे पहले आकाश में आती है, और हिमालय चूंकि आकाश तक है तो उसकी पहली किरणें सबसे पहले कहाँ पड़ेंगी? हिमालय पर पड़ती हैं। तो अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, माने सबसे पहले सूर्योदय जब होता है तो सूर्य की जो पहली किरणें हैं वो हिमालय पर पड़ती हैं, और हिमालय पर जब पड़ती हैं तो अत्यंत चमक जाती हैं और चमकीली होकर माने वो इस बर्फ़ को चूम कर और निखार जाती हैं उनमें, और प्रखरता आ जाती है और उनमें निखार हो जाता है, सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे सब दूर फैलती हैं। फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती, और जब संध्या होती है तो अंतिम समय भी किरणें ऊपर की ओर जाती हैं। सूर्य जब अस्त होता है तो अंतिम किरणें भी ऊपर की ओर जाती हैं। तो इस तरह से अंतिम किरणें भी इसकी हिमालय पर ही पड़ती हैं, और फिर वो विलीन हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, मन विलीन हो जाती, संध्या हो जाती, फिर अंधेरा गहरा जाता है। मन सुबह सबसे पहले सुबह कहाँ होती है? हिमालय पर होती है। सूर्योदय सबसे पहले हिमालय पर, और संध्या सबसे बाद में हिमालय पर। माने सूर्योदय भी सबसे पहले और संध्या भी सबसे बाद में। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसा प्रभात संध्या वैसी। इन पर्वत के शिखर माने ऊंची ऊंची चोटियाँ, इन चोटियों की माया माने व्यवहार कार्य कुछ ऐसा ही है। कैसा? जैसा प्रभात संध्या वैसी, जैसा सुबह होता है संध्या भी वैसी ही होती है। माने सबसे पहले सूर्य उदय होता है, प्रभात सबसे पहले इन शिखरों पर होता है, और सबसे बाद में संध्या भी होती है इन शिखरों पर। अमरों को फिर चिंता कैसी, इसलिए जो अमर हैं वो चिंता नहीं करते। जैसा सूर्योदय के समय होता है वही संध्या के समय होता है। सूर्योदय और संध्या में समानताएं हैं, दोनों समय परछाई बढ़ जाती है, तो एक जैसा भाव रहता है। जो अमर होते हैं वो भी सुख में और दुख में चिंता नहीं करते। प्रभात हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, प्रसन्नता का वातावरण है। संध्या हो रही है, सूर्य लुप्त हो रहा है, अंधेरा आ रहा है। एक तरफ प्रसन्नता का वातावरण, एक तरफ निराशा का वातावरण, लेकिन हिमालय पर दोनों समान समभाव से देखता है दोनों को, प्रभात को भी संध्या को भी। इस तरह से जो अमरता का पाठ करते हैं, जो अमृत्व को प्राप्त करते हैं, या जो ये जानते हैं कि ये जीवन नश्वर है, वो सुख और दुख में समभाव रहते हैं, उन्हें चिंता नहीं रहती। अमरों को फिर चिंता कैसी, उन्हें चिंता नहीं होती। माने सुख में और दुख में समान भाव रहता है। सुख में कभी न गर्वित होवें, दुख में कभी बने ना दीन, इस तरह का भाव। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। इस
पृथ्वी पर निवास करने वाले, हिमालय के आसपास रहने वाले जो बेटे हैं माने भारतीय, खुशी से उदय अस्त अपनाता है। उदय प्रसन्नता का वातावरण, अस्त शोक का वातावरण, दुख का वातावरण, प्रसन्नता पूर्वक दोनों में संभाव रहता है। माने इस धरती पर निवास करने वाले दोनों सुख दुख साथ साथ अपनाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। भारत का और हिमालय का ठीक एक तरह से इस प्रकार का ही संबंध है। जैसे हिमालय पर संध्या और प्रातः एक समान होता है, वैसे ही भारतीय भी सुख और दुख में संभाव रहते हैं। तो हिमालय का और भारतीयों का संबंध कुछ इसी प्रकार से है। हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है, हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है। इसकी छाया में रंग गहरा है देश हरा परदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा। इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। हर संध्या को इसकी छाया, हर शाम इसकी जो छाया है सागर के समान लंबी होती है। सागर दूर तक विस्तीर्ण रहता है, दूर दूर तक जल ही जल नज़र आता है। इस तरह से इसकी छाया शाम के समय देखी जाए हिमालय की तो दूर दूर तक घनी छाया दिखाई देती है। हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है, और जब सुबह होता है तो इसका प्रकाश श्वेत बर्फ पर जब पड़ता है दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ चमकीला गंगा नदी जैसे प्रवाहित होता है। गंगा का जल भी बिल्कुल श्वेत, जब निकलती है गंगा तो वहाँ उसका जल श्वेत दूर दूर तक दिखाई देता है। ऐसा ही हिमालय पर जब सूर्योदय होता है तो उसका प्रकाश सूर्योदय का, जब सूर्य की किरणें हिमालय पर पड़ती हैं तो चमकीली दूर दूर तक प्रकाश में हिमालय ही हिमालय नज़र आता है। तो इसका सूर्योदय के समय ये गंगा के समान दूर तक फैला हुआ नज़र आता है, गंगा जैसे गंगा की चादर फैला दी हो दूर दूर तक। और शाम के समय इसकी छाया जो है वो समुद्र जैसी नज़र आती है। यहाँ सागर सी चादर सी ये उपमा अलंकार है। यहाँ पर छाया को सागर से तुलना की गई है और इसके गंगा को चादर से तुलना की गई है। तो जैसे निकलने वाली गंगा चादर के समान लंबी दिखाई देती है और इसकी छाया सागर के समान विस्तृत दिखाई देती है। इसकी छाया में रंग गहरा, इसकी छाया घनेरी होती है, कालीमा लिए रहती है, रंग गहरी रहती है, हल्की छाया नहीं होती है, माने बीच बीच में से प्रकाश नहीं जाता है। देश हरा परदेश हरा, इसके आसपास जो देश है हरियाली से आच्छादित रहता है। भिन्न भिन्न विभिन्न कई छोटी बड़ी अनेक नदियाँ इससे निकलती हैं और उनके जल से सिंचित ये भूमि हरियाली से ओतप्रोत हो जाती है। तो ये देश हरा, हरियाली से भरा हुआ है, परदेश हरा, और इसके आसपास जो पड़ोसी देश हैं, विदेश हैं, वो भी हरियाली से भरे हुए हैं आसपास। हर मौसम है संदेश भरा, यहाँ पर हर मौसम कुछ ना कुछ संदेश लिए रहता है, कुछ ना कुछ उपदेश जीवन के जीने की प्रेरणा देने वाला होता है। जितने भी मौसम होते हैं वो मौसम हिमालय पर संदेश देने वाले। यहाँ हिमालय पर शीत ऋतु मुख्य है, वर्षा भी अधिक होती है, इसके उपरांत ग्रीष्म। तो हर मौसम में यहाँ कुछ ना कुछ संदेश निकलता है। गर्मियों में भी यहाँ की से निकलने वाली नदियों का जल कभी सूखता नहीं है, तो भीषण गर्मी में भी इसकी निर्मल धारा नहीं सूखती, माने निश्चिंतता रहती है। तो ये कुछ ना कुछ संदेश जीवन में देते हैं कि कितने भी भीषण संकट आए मन हरा भरा बना रहना चाहिए, हरियाली से ओतप्रोत रहना चाहिए। इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है और इसके तलहटी में जो पहुंच जाता है कई कंदराएं हैं, कई गुफाएं हैं और उनमें वेदों की गाथा, वेदों की कथाएं, वेदों की बातें
भरी पड़ी हैं। ये महान ऋषियों ने तपस्या की है, उनकी गाथाएं यहाँ पर भरी पड़ी हों, जिन्होंने वेदों की बातें की, उपदेश दिए। वो इसकी तलहटी में जहाँ जहाँ भी इसकी गुफाएं कंदराएँ हैं, वहाँ ऐसे ऋषि मुनि प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं, जो तपस्या करते हैं और इस तरह से वेदों की एक संस्कृति को गाते रहते हैं। क्योंकि हिमालय में बहुत से संत साधना करने के लिए जाते हैं और इसके चरणों में बैठकर अनेक प्रकार के तपस्या करते हैं। जैसा है यह अटल अडिग अविचल, वैसे ही हैं भारतवासी। अब सीधा सीधा कह दिया कि जिस तरह से ये पर्वत अटल है, मतलब अपने स्थान से टल नहीं सकता, माने अपने स्थान से जरा भी डिग नहीं सकता। अडिग है, अटल है, टल जो टले ना, चलायमान ना रहे। अडिग है जो डिगे ना बिल्कुल, अविचल जो विचलित ना हो। ऐसे ही है भारतवासी। भारतवासी भी इस तरह से हैं, अपने प्रण पर अटल रहते हैं, अडिग रहते हैं और विचलित नहीं होते। कैसे भी परिस्थितियाँ हों वो विचलित नहीं होते। तो भारतीयों में भी ये गुण होते हैं। कौन कौन से? जो हिमालय में है, अटल अडिग अविचल। ऐसे ही गुण भारतीयों में भी हैं। भारतवासी भी विकट परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते, अपने कर्तव्य पर डटे रहते हैं, अडिग रहते हैं और अपना जो प्रण है उस पर अटल रहते हैं। उसे एक पल तृण मात्र भी अपने प्रण से नहीं डिगते। है अमर हिमालय धरती पर तो भारतवासी अविनाशी। अगर हिमालय पर्वत इस पृथ्वी पर अमर माना जाता है तो भारतवासी भी कैसे हैं? अविनाशी। वो विनाश नहीं होता। वो इस सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, उनके द्वारा किए गए कार्य अविनाशी हैं। उन्होंने जो कार्य कर दिए उनका कभी विनाश नहीं होता। इस तरह से भारतवासी भी अविनाशी हैं। उनका जो मान है, उनका जो महत्व है, उनके जो नाम है, उनका जो गौरव है, वो कभी विनाश नहीं कर सकता। तो हिमालय जैसे धरती पर अमर है, कभी नष्ट नहीं हो सकता, उसी तरह से भारतवासी भी अपने कार्यों के द्वारा इस संसार से कभी नष्ट नहीं हो सकते। भारतीय संस्कृति भी कभी नष्ट नहीं हो सकती। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी न हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे। अगर कोई शत्रु देश हमको ललकारता है, हमको चुनौती देता है, तो भारतीय उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। हम कभी ना हिंसा से हारे, हम कभी हिंसा से हारते नहीं हैं। हम हिंसा के बदले में अहिंसा अपनाते हैं और उसके दिल दिमाग को जीत लेते हैं। भारतीय कभी हिंसा से पराजित नहीं हुए, युद्ध से कभी पराजित नहीं हुए। भारतीय अदम्य साहस है, वीरता है। दुख देकर हमको क्या मारे। कोई हमको कष्ट देकर कितना भी कष्ट दें, लेकिन वो हमको मार नहीं सकता, हमारे सिद्धांतों को नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए शत्रु हमको यदि ललकारता है तो भारतवासी उसको चुनौती को स्वीकार करते हैं और हंसते हुए उसकी हिंसा का विरोध करते हैं, उससे लड़ते हैं, हिंसा से डरते नहीं। गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्काता है। गंगा जल की एक विशेषता है, जो दुख में भी उसको पी लेता है वह तृप्त हो जाता है, दुख में भी वह मुस्कुराने लगता है। अर्थात भारतीयों में संकट कितना भी हो फिर भी वो प्रसन्न रहते हैं। इस विशेषता का यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि राज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। जब जब जनता को विपदा दी तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों सी टूटी आंधी। इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है कि राज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं। जब हिमालय की चोटियाँ बहुत ऊंची ऊंची हैं और बादल तेज हवा के साथ जब हिमालय से टकराते हैं तो वर्षा होने लगती है, बरस जाते हैं, बादल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। माने बादल टकराते हैं तो उनका अस्तित्व नष्ट हो जाता है और
बरस पड़ते हैं। इस तरह से जो शत्रु देश यदि भारतीयों से टकराते हैं, भारत देश से टकराते हैं, तो वो भी प्राय नष्ट हो जाते हैं। तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। तेज हवाएं, तूफान जब आते हैं, हिमालय से टकराती हैं, तो वो तूफान भी शांत हो जाते हैं, टकराकर शांत हो जाते हैं। माने बड़े बड़े उठने वाले तूफान भी जब हिमालय से टकराते हैं तो शांत हो जाते हैं। इस तरह से देश पर आए विपरीत संकट और परिस्थितियां, विषम परिस्थितियां, वो भी भारतीयों से पार नहीं पा पाते, शांत हो जाते हैं। जब जब जनता को विपदा दी, जब जब यहाँ की जनता को पीड़ित किया गया, सताया गया, संकट में डाला गया, दुख दिए गए, तब तब निकले लाखों गांधी। तब तब यहाँ पर गांधी के समान अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले भारतीय उत्पन्न हुए। अंग्रेजों ने जब अत्याचार किए, जनता को त्रास दिया, तब महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा और सत्य के बल से अंग्रेजों को पराजित कर दिया। इस तरह से जब जब भी इस देश की जनता को लोग दुख देते हैं, सताते हैं, तब यहाँ के लोग आंधी के समान टूट पड़ते हैं। तलवारों से टूटी आंधी, तलवार ले लेकर आंधी के समान टूट पड़ते हैं, अर्थात उसका प्रतिकार करते हैं, उसका विरोध करते हैं, उसका संघर्ष करते हैं। मन जब जब यहाँ के लोगों को सताया जाता है तो वो उसका विरोध करते हैं, बर्दाश्त नहीं करते, और उस सताने वाले को ऊपर टूट पड़ते हैं जैसे आंधी चलने लगी हो। तलवारों से माने युद्ध करने के लिए, आंधी माने प्रचुरता में, बहुत अधिक मात्रा में। इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। तूफान अत्यधिक तीव्र वेग से चलने वाली हवा, और चिराग दीपक बहुत छोटा सा टिमटिमाता है। लेकिन जब तूफान चलता है, वैसे तो फूंक मार दो तो दीपक बुझ जाता है, लेकिन यहाँ कवि ने भारतीयों की विशेषता और बताई हुई है कि इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। माने दीपक से शर्मा जाए क्या? हवा। दीपक को बुझा, दीपक फिर भी अपनी पूरी शक्ति से जलने का प्रयास करता है, तूफान आता है और उसके आगे झुकता नहीं है, उसका सामना करता है, तो तूफान भी इस तरह से लज्जित हो जाता है, शर्मा जाता है कि देखो मैं इतना शक्तिशाली और मेरी शक्ति की तुलना में दीपक बहुत छोटा, लेकिन फिर भी मुझसे मुकाबला कर रहा है। यह दृश्य से तूफान भी शर्मा जाता है। हिमालय की छाया में इस तरह के माने भारतीय लोग अपनी कम शक्ति के बावजूद भी अन्याय का, अत्याचार का डटकर विरोध करते हैं, उसको बर्दाश्त नहीं करते। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, पर्वतराज हिमालय से भारतीयों कुछ इसी प्रकार का नाता है। आइए अब इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न, हिमालय को धरती का ताज क्यों कहा गया है? हिमालय संसार की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय पर्वत पर ही है, इसीलिए इसको धरती का ताज यानी मुकुट कहा गया है। जैसे मुकुट शरीर में सबसे ऊपर होता है, इस तरह से इसकी चोटी सबसे ऊंची है दुनिया में जितने पर्वत हैं, इसलिए हिमालय को धरती का ताज कहा गया है। दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। कवि ने गंगा जल की क्या विशेषता बतलाई है? कवि ने गंगा जल के संबंध में कहा है कि इसका जल पवित्र होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है, कई गुणों से युक्त होता है। तो यहाँ कवि ने बताया कि गंगा का जल निर्मल होता है, पवित्र होता है, स्वच्छ होता है। इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है। इस पंक्ति से कवि का क्या आशय है? इसमें कवि कहना चाहता है कि हिमालय पर्वत की जो तलहटी में गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, वहाँ पर कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की और वेदों की ऋचाएं
बनाई, उनका रचना की। तो वेदों की ऋचाओं का रचना करने वाले कवियों, ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने यहीं हिमालय पर्वत की कंदराओं में तपस्या की। इसलिए कवि ने कह दिया, इसका पत्तल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है। वेदों की ऋचाएँ यहीं, उनकी रचना हिमालय पर ही हुई, सीधा सीधा तात्पर्य यह है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कवि ने हिमालय से हमारे कई संबंध बताए हैं, उनमें से किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। तो हिमालय और भारतीयों के क्या संबंध है? 3 संबंध बताना है। हिमालय पर्वत में सूर्योदय और संध्या दोनों समय लालिमा समान होती है, तो भारतीय भी सुख और दुख में समभाव रहते हैं। हिमालय पर्वत जैसे अडिग अटल अविचल रहता है, इस तरह से भारतीय भी अटल, अडिग और अविचल होते हैं। हिमालय पर्वत तूफान से टकराता है, तूफानों से टकराते हैं तो तूफान नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से भारतीयों में भी जो भी उनसे संघर्ष करता है उसका सामना डटकर करते हैं। तो ये सारी विशेषताएं भारतीयों में और हिमालय पर्वत में एक जैसी हैं। धन्यवाद।